तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बलबन के बारे में। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बलबन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर वीडियो अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो बलबन के बारे में कि बलबन कौन था। पहले बलबन का पास्ट हम लोग देखेंगे कि बलबन किस प्रकार शासक बनता है, किस प्रकार उसने शासन करता, कैसे नसरुद्दीन महमूद का इसका साथ रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बलबन का प्रेजेंट देखेंगे कि वो कैसे शासन किया, शासन में क्या क्या उसको परेशानियां आई, उसने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार तो ये नहीं किया। उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा मोड़ा फ्यूचर देखेंगे कि बलबन किस प्रकार से मतलब कि राजत्व नीति करना चाहता था, राजत्व नीति किया, कैसे लोहार रक्त की नीति अपनाई। तो इस वो सब सारा चीज हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं। ये आपके टीएमबीयू टीएमबीयू ग्रेजुएशन का हिस्ट्री ऑनर्स का पार्ट 2 का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बलबन। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में, मतलब कि ना सिर्फ ऑनर्स पेपर में, बल्कि ये आपको कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। बलबन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसीलिए अगर आपने कॉपी कलम अगर आप लोग नहीं लिए हाथ में, तो कॉपी कलम पहले आप लोग निकाल लीजिए, कॉपी कलम में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आपको लगभग 12-15, लगभग 10-12 के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ये जितना भी हम अभी आपको बताने वाले हैं, 10-12 क्वेश्चन आराम से ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। और ये हो सकता है कि टीएमबीयू यूनिवर्सिटी जो है पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव लेने वाला हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ले सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव ले सकता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है, आपको बहुत ही मदद होगा ये वीडियो से, जो भी मैं आपको बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ बलबन के बारे में। तो कॉपी और और कलम लेके आप रेडी रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बलबन बलबन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक बलबन ने शासन किया। लेकिन ये बलबन शासक बनने से पहले क्या करता था आखिरकार, ये कौन था ये बलबन? शासक बनने से पहले भी कुछ कुछ करता था। तो पहले हम वो देखते हैं कि बलबन आखिरकार क्या करता था, कहाँ था ये। तो बलबन जो है शासक बनने से पहले एक नाम आता है, ये गुलाम वंश का एक प्रतापी शासक था। ये जो है गुलाम गुलाम वंश। हालांकि रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है, लेकिन बलबन के बारे में भी ये कहा जाता है कि बलबन ही जो है, बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि बलबन ही रियल फाउंडर है गुलाम वंश का, बलबन ही रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का। ये बोला जाता है बलबन के बारे में। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या हु इज द रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, तो आपका सही आंसर इल्तुतमिश होगा, गुलाम बलबन नहीं होगा। आपका सही आंसर इल्तुतमिश होगा। लेकिन बलबन को भी हम जो है रियल फाउंडर मान सकते हैं। तो चलिए गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश आप देखिएगा, गुलाम वंश कब से स्टार्ट होता है? 1206 से लेके 1290 तक, 1206 से लेके 1290 तक ये गुलाम वंश रहता है। 1206 में, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं 1206 ईस्वी में। और 1290 ईस्वी तक जाता है शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसके लास्ट जो है क्यूमर्स। 1290 तक शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक रहते हैं, शमसुद्दीन क्यूमर्स रहते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं और दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हम आपको हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में आपको दिल्ली सल्तनत अलग से आपको करवाएंगे, काहे कि दिल्ली सल्तनत समझ जाइएगा तो ये बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, आगे का खिलजी, आगे का अलाउद्दीन खिलजी, आगे का इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिना दिल्ली सल्तनत किए हुए आपको ये थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे समझने में, लेकिन हम जो है आपको अच्छे से समझा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिना दिल्ली सल्तनत पढ़े हुए। आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, 6-7 क्लास में मोटा मोटी उसको कवर कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं बलबन के बारे में। तो जैसा कि देखते हैं गुलाम वंश का था ये शासक था, सुल्तान था। तो ये देखते हैं कि गुलाम बलबन जो है कैसे ये आ गया। तो सबसे पहले आप लोग नाम सुने होंगे या फिर नहीं सुनेंगे तो अभी सुना देंगे। नाम आता है दल चालीसा। दल चालीसा दल चालीसा दल चालीसा का ही भाग था बलबन। दल चालीसा क्या होता है कि अमीर लोगों का एक झुंड होता है, 40 व्यक्ति का एक संघ होता है दल चालीसा, जो कि सुल्तान को मदद करता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, मतलब कि सलाह मशवरा देने का काम करता था दल चालीसा। तो बलबन भी दल चालीसा का हिस्सा हुआ करता था पहले। पहले बलबन दल चालीसा का हिस्सा। दल चालीसा को तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है। इसको और क्या नाम है? इसका और एक नाम है तुर्कान ए
तुर्कान चहलगामी। दल चालीसा का दूसरा नाम है तुर्कान चहलगामी। अब ये क्वेश्चन आता है कि दल चालीसा किसने स्टार्ट किया था? तो दल चालीसा इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जैसे कि हम आपको पहले ही बता, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दल चालीसा को इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया कि पेन और कॉपी लेके आप रेडी रहिए। कहीं भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको मिलता है तो आप फट से नोट कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दल चालीसा और तुर्कान चहलगामी का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। इसका स्थापना इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा कि दल चालीसा और तुर्कान चहलगामी का स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। तो बलबन क्या था कि बलबन पहले इसी का भाग था, दल चालीसा का भाग था बलबन। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। दल चालीसा का हिस्सा था पहले बलबन, लेकिन जब ये शासक बनता है तो ये दल चालीसा को खत्म कर देता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दल चालीसा का हिस्सा था। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं। एक इल्तुतमिश का एक बेटा हुआ था। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन। इल्तुतमिश का ये बेटा है नसरुद्दीन महमूद। इसका ये बेटा, पुत्र बोल सकते हैं, इल्तुतमिश का बेटा है नसरुद्दीन मोहम्मद। इसके शासन करने से पहले नसरुद्दीन मोहम्मद यहाँ पे शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत में। 1266 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 46 से लेकर 66 तक नसरुद्दीन मोहम्मद ने शासन किया था। इससे पहले महमूद शाह ने किया था, इससे पहले रजिया सुल्तान ने किया था, इससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज ने किया था, इससे पहले इल्तुतमिश ने किया था। तो ये गुलाम वंश पूरा का जब गुलाम वंश पढ़ाएंगे तब आपको पूरा बताएंगे कि किसने किसके बाद शासन किया था, उसका किया गया कार्य क्या क्या था। इल्तुतमिश का खाली नाम जानने से लेने से नहीं होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताना होगा, तब समझ में आएगा कि इल्तुतमिश आखिरकार कौन बंदा था, आखिरकार ये कैसा आदमी था। ठीक है, खैर वो बात बाद में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इल्तुतमिश का पुत्र था नसरुद्दीन मोहम्मद। और नसरुद्दीन मोहम्मद के, मैं अभी जो है ना, हम आपको बलबन का पहले पास्ट बता रहे हैं, बलबन का पहले पास्ट आपको बता रहे हैं कि बलबन जो है, बलबन का पहले पास्ट आप देखिए कि बलबन कैसे शासक तक पहुंचा, कैसे सुल्तान कैसे बना, पहले हम आपको वो बता रहे हैं। वो आपके लिए बहुत जरूरी है, उसी में आपका बहुत सारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का बेटा है। इसके शासनकाल में बलबन जो है राज प्रतिनिधि का काम में लगा हुआ था, राज प्रतिनिधि का काम। नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में एक क्या करता था? राज प्रतिनिधि था, राज प्रतिनिधि था, राज प्रतिनिधि था। कौन था राज प्रतिनिधि? बलबन था राज प्रतिनिधि नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में, और ये नसरुद्दीन मोहम्मद को जो शासक बनाया था, नसरुद्दीन मोहम्मद को किसने सुल्तान बनाया था? नसरुद्दीन मोहम्मद को जो है बलबन ने ही सुल्तान बनाया था। इसका मदद किया था, बलबन ने मदद किया था, बलबन ने मदद किया था। अभी आपका मन में क्वेश्चन होगा कि बलबन कैसे मदद कर सकता है, वो तो सुल्तान था नहीं, कैसे मदद करेगा? तो हम आपको पहले ही बताते हैं कि बलबन जो है वो दल चालीसा का हिस्सा रह चुका था, दल चालीसा का हिस्सा रह चुका था। पहले हम आपको बता चुके हैं कि दल चालीसा सलाह मशवरा करता था। तो दल चालीसा उतना ताकत था, कुलीन वर्ग के पास उतना ताकत था कि वो किसी को सुल्तान बना सकता था। तो बलबन का ही अहम भूमिका था नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, शासन सल्तनत बनने के लिए बलबन का ही बहुत बड़ा योगदान था। अब जो शासन में बनाता है, जो मान लीजिए कि आपको शासक को बोला कि हाँ चलो ठीक है, हम आपको एक जगह का शासक कर दिए, तो असली शासक किसके पास होगा? नसरुद्दीन मोहम्मद के पास होगा या बलबन के पास होगा? तो जाहिर सी बात है बलबन के पास होगा, जो बड़ा है उसी के पास शक्ति होगा। तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद राज प्रतिनिधि का में काम रहता था बलबन का। तो एक दिन इसका ये सोचा क्या कि हम तो सब काम, नसरुद्दीन मोहम्मद का सब काम करिए रहे हैं, उसका सब कुछ करिए रहे हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद तो कुछ कर नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद को हटा देते हैं जगह से। तो बलबन क्या किया, नसरुद्दीन मोहम्मद को मार देता है, नसरुद्दीन मोहम्मद को मार देता है बलबन, और अपना शासन स्थापित कर लेता है। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले क्या होता है, बलबन अपना शक्ति को और मजबूत करने के लिए, अच्छे से समझिए, बलबन जो है हालांकि वो शासन कर रहा था, असली शक्ति बलबन के हाथों में ही था, लेकिन वो अपना और शक्ति को मजबूत करने के लिए ये जो है अपना पुत्री का विवाह करा देता है, अपना पुत्री का विवाह करा देता है नसरुद्दीन महमूद के साथ। कितना दिमाग वाला बंदा था ये बलबन।
पहले से तो कर ही रहा है, पहले से तो रौब जमेले भेल है, लेकिन अपना पुत्री का विवाह करा देता है नसरुद्दीन महमूद के साथ। तो ये क्या हुआ, ये अब सर्वे सर्वा बन गया, अब इसी का धाक चलता था, इसी का चलता था। तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद से पुत्री का शादी करा लिया। फिर एक दिन बलबन ऐसे चल रहा होगा, सभा तभा चल रहा होगा, एक दिन बलबन का मूड खराब हो गया, बोला धो रे साला, सब कुछ हम ही करते हैं, कुछ करबे नहीं करता, तो इसका रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है। तो बलबन का मूड ठनक गया, वो क्या किया, नसरुद्दीन मोहम्मद को मार देता है। ये मार देता है, ये घटना किसने जिक्र किया, ये क्वेश्चन भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता तो आप क्वेश्चन, आप पहले ही बोला था, हम आपको पहले ही बोले थे कि कॉपी पेन आप लेके रखिए। तो ये देखिए, इसको नसरुद्दीन मोहम्मद को बलबन के द्वारा मार दिया जाता है। बलबन बलबन के द्वारा महमूद को जो है मार दिया जाता है। बलबन के द्वारा महमूद को मार लिया जाता है। इस घटना का जिक्र किसने किया, इस घटना का जन्म दो इतिहासकार, इब्न बतूता और एक इसामी, इस दोनों ने इसके बारे में बोला है कि बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को मार दिया था। तो कौन, क्या क्या नाम बोले, पहला नाम आता है इल्तुतमिश, सॉरी, पहला नाम आता है इब्न बतूता, पहला नाम आता है इब्न बतूता, इब्न बतूता। दूसरा नाम क्या आता है, इसामी। इब्न बतूता का नाम तो आप सुने ही होंगे, इब्न बतूता, और दूसरा नाम आता है इसामी। यही दोनों का मानना है कि बलबन जो है वो अपने गुरु नहीं, अपने स्वामी, क्योंकि ये तो बलबन तो एक गुलाम था ना, तो अपने स्वामी का हत्या कर देता है इब्न बतूता, और इसामी का ये मानना है। चलिए, आपका एक क्वेश्चन रहा, आप कमेंट करके ये क्वेश्चन बताइए कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, ये जो है कहाँ का यात्री था। ये बहुत बार आपके नजर में आया होगा इब्न बतूता, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, ठीक है। इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा माजरा अभी तक। बलबन को अभी हम लोग गद्दी पर बैठा दिए हैं, पहले वो गद्दी पर नहीं बैठा हुआ था। इतना कुछ होने के बाद बलबन गद्दी पर बैठ जाता, इसको मार के गद्दी पर वो बैठ जाता। इतना कुछ समझ में आ गया होगा सब कुछ। चलो मिटा देते हैं अब इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग को, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपको इसी तरह समझने में आसानी होगा, ये नहीं कि पूरा लिखा रहे, लिख के समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। 4-5 पेज का आंसर होगा, पूरा अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पसीना बहुत आ रहा। चलिए, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे उसका शासन क्या कैसा था, ठीक है। यहाँ पे बलबन को हम लोग गद्दी पर बैठा दिए हैं। अच्छा, एक बात और, बलबन का पूरा नाम क्या था ये बताना है, हम भूल गए। बलबन का पूरा नाम था गया गयासुद्दीन गयासुद्दीन बलबन, ये इसका पूरा नाम था। और इसका एक नाम था उल्लुग खां, इसका और एक नाम था उल्लुग खां। तो गयासुद्दीन बलबन, उल्लुग खां बलबन का नाम था। तो चलिए, शासन उसको सुल्तान हम लोग बना चुके हैं। तो सुल्तान बना कब, 1266 में बना, मरा कब, 1286 में मरा। मतलब 66 से 86, 20 साल उसने शासन किया था। तो देखते हैं उसका शासन काल, आप देखते हैं हम लोग शासन काल में उसने क्या क्या किया। तो यहाँ देखिए शासन काल, ठीक है। बलबन अपने शासन काल में क्या क्या करता है, क्या क्या परेशानी झेला, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बलबन जब सबसे पहले सुल्तान बनता है, तो अपने आप को पदवी से धारण करता है, दो पदवी अपने आप को करता है। सबसे पहले तो वो अपने आप को जिल्ले इलाही बोलता है। क्या बोलता है, सबसे पहले अपने आप को बोलता है जिल्ले इलाही। तो जिल्ले जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। समझ रहे हैं कितना बड़ा पदवी है, ईश्वर की छाया। इसका क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ गॉड। ईश्वर की जिल्ले इलाही, अपने आप को शासन में जैसे वो बैठता है अपने आप को जिल्ले इलाही बोलता है, मतलब कि ईश्वर की छाया है हम, शैडो ऑफ गॉड है हम। और एक पदवी धारण करता है, जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया है, ये तो हो गया। और एक पदवी धारण करता है निबायत खुदाई। क्या धारण करता है? निबायत ए खुदाई। ये दोनों पदवी को धारण करता है। निबायत खुदाई का क्या मतलब होता है? निबायत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर की कृपा। देखिए इसका क्या मतलब होता है? ईश्वर की कृपा। सुल्तान जैसे बना उसने दो चीज अपना लिया। एक बोलता है अपन हम जो है हम मतलब कि बलबन, हम जो है जिल्ले इलाही है, मतलब कि ईश्वर की कृपा है मेरे पर, नहीं ईश्वर का छाया है हम, शैडो ऑफ गॉड है हम ही सर्वे सर्व है, बलबन का ये कहना था। उसके बाद बोलता है निभाया तो खुदाई है हम, मतलब कि ईश्वर का असीम अनुकंपा है मेरे पे, ईश्वर की कृपा है मेरे पे। तो ये शासन काल में ये दोनों पदवी को वो धारण करता है। यहाँ तक बात में समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आगे उसने और क्या किया। वो शासन कर रहा था, बहुत बढ़िया शासन काल उसका जा रहा था। पहले तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि वो दल चालीसा खत्म करता है। आपको जब मैं नोट्स नीचे में, आप जब नोट्स डाउनलोड कीजिएगा तो लाइन बाय लाइन सब कुछ दिया हुआ रहेगा पीडीएफ में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बस वो नोट्स का डील में, नोट्स का पूरा जो है हम आपको बता रहे हैं, नोट्स का पूरा समरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी रेडी आपका यहीं पर से हो जाएगा। ठीक है, निभाए खुदाई, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद ही क्या करता है, उसके बाद ये अपना सभा में, ये बहुत ही मतलब कि ईरानी सभा से, ये ईरानी का कल्चर से ये बहुत प्रभावित था। तो ईरानी का कल्चर को भी इसने अपना लिया। ईरानी का कल्चर अपना लिया, क्या क्या अपना लिया? तो इसने सजदा और पैबोस का कल्चर अपना लिया। सजदा और पैबोस, देखिए ये क्या है? सजदा, सजदा या सिजदा भी बोलते हैं इसको। सजदा और पैबोस, सजदार पैबोस को अपना लिया। ये कहाँ की परंपरा है? ये ईरानी परंपरा है, ईरानी परंपरा। ये क्वेश्चन अगर आ गया कि बलबर ने सजदार पैबोस की प्रथा कहाँ से लिया है, तो ये ईरान से लिया, ईरानी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। सिजदा का मतलब ये होता है कि साष्टांग प्रणाम। सिजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम। और पैबोस का मतलब होता है कि पैर को छूना, सुल्तान के पैर को चूमना। तो देखिए सिजदा का क्या मतलब होता है? साष्टांग, साष्टांग प्रणाम। और पैबोस का क्या मतलब होता है? सुल्तान के पैर को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दोनों होता है इसका मतलब। सिजदार पैबोस का प्रथा ईरान से लेके आया। इसका मतलब होता है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग का मतलब दंडवत जो प्रणाम होता है, पूरा एकदम सो के प्रणाम, तो वो क्या करता था, उसके सभा में चलता था। और ये पैबोस था सुल्तान के पैर को चूमना। तो बलबन ने अपने शासनकाल में ये सब स्टार्ट किया था। और इसने क्या क्या किया, और इसका जो सभा था, नौरोज का फेस्टिवल स्टार्ट किया इसने। नौरोज, नौरोज का त्योहार, नौरोज का त्योहार जो है स्टार्ट किया। बलबन ही वो शासक था जिसने कि नौरोज का त्योहार स्टार्ट किया था। ठीक है ना। चलिए नौरोज का हो गया, इसने इतना कम किया। और इसने क्या किया सभा में, और हम लोग देखते हैं कि ये लोग बलबन के सभा में हंसना मना ही था, बलबन के समय में मजाक करना मना ही था, बलबन के समय में मदिरा पान करना मना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या मनाही था। हंसी पर रोक था, हंसी पर रोक, मजाक पर रोक, मदिरा पर रोक। तो ये सबको घोर मनाही था। हंसी उसका स्वभाव में नहीं कर सकता था, कोई हंस नहीं सकता था, कोई मजाक नहीं कर सकता था, कोई मदिरा नहीं कर सकता था। बलबन ने खुद मदिरा पान को छोड़ दिया था। वो उसका मानना था कि मदिरा में जो व्यक्ति डूबा रहता है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये आपको पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। एक समरे कर देते हैं। जब शासन काल में बैठा तो वो जिल्ले इलाही को धारण किया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया। उसके बाद उसने निभायत खुदाई को अपनाया। निभायत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा। उसके बाद उसने नौरोज का फेस्टिवल स्टार्ट किया।
सजदार पैबोस उसके बाद स्टार्ट किया। सजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम और पैबोस का मतलब होता है उसका पैर को चूमना। उसका देखते हैं कि नौरोज का त्यौहार स्टार्ट किया। उसका द्वितीय देखते हैं कि हंसी मजाक और शराब पर रोक लगा दिया। इतना कुछ समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बलबन के बारे में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा चेहरा पोंछ लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए, अब उसका और देखते हैं शासनकाल में और उसने क्या क्या किया। शासनकाल में और उसने क्या क्या किया देखते हैं। तो देखते हैं कि शासनकाल में पहले थोड़ा मोड़ा अब कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। कहानी के माध्यम से बताते हैं क्योंकि अब लिखने वाला कुछ रहा नहीं। तो कहानी यह है कि बलबन जब शासन कर रहा था, बलबन बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं जातिवाद व्यक्ति था। ये बहुत जातिवाद वाला आदमी था, जातिवादी था। ये बहुत ही जातिवादी था। राइटिंग पे आप उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, राइटिंग थोड़ा गड़बड़। बोर्ड पे हम अभी लिखने का आदत बोर्ड पे नहीं है, तो राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये जातिवाद आदमी था। जातिवाद का मतलब ये होता है कि वो मतलब कि जात पात को लेकर बहुत मानता था। देख ही सकते हैं, ईश्वर को इतना मानता है तो जात को मानबे करेगा। तो जातिवादी को लेकर ये था कि वो सिर्फ अपना समुदाय के व्यक्ति को ही जो है काम देता था, अपना समुदाय के व्यक्ति को। अभी भी कोई कोई स्टेट में ऐसा ही होता है कि अपने अपने समुदाय के व्यक्ति को ऊंचे ऊंचे पद मिल जाता है, बाकी सबको नहीं मिल पाता। तो बलबन के टाइम में भी यही था। तुर्की जो है, तुर्की मुसलमान को काम मिलता था, बाकी को काम नहीं मिलता था। यहाँ के जो मुसलमान है, भारत के जो मुसलमान थे, उन लोग को भी काम नहीं दिया जाता था। भारत के मुसलमान को भारत के भारत के मुसलमानों को जो है काम नहीं मिलता था। भारत काम मिलता भी था तो नीचे पदवी पर मिलता। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में आप देखे होंगे, अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेज ही ऊंचे पद पर थे, बाकी सबको मतलब कि जो इंडियन थे उसको नीचे पद मिल जाता था, ठीक है। भारत के मुसलमानों को नहीं मिलता था। अब मुसलमान को जब नहीं दिया तो हिंदू को तो देगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। हिंदू लोग को भी नहीं देता था, हिंदू लोग को भी काम करने के लिए नहीं देता था। ये बहुत जातिवाद व्यक्ति था। इसने क्या किया, और हम लोग देखते हैं अपने शासन को मजबूत करने के लिए उसने अपना जो है राज्य विस्तार उसने नहीं किया था। ये आप ध्यान रखिएगा, बलबन इतना चतुर व्यक्ति था, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपना राज्य विस्तार नहीं करता था। उसका अधिकतर फोकस रहता था कि कानून व्यवस्था को किस प्रकार ठीक किया जाए। तो यह एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ हम लिख देते हैं आपके लिए। इसने 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 राज्य इसने राज्य विस्तार के बजाय कानून व्यवस्था को ठीक किया। ठीक किया मतलब कि इसने राज्य विस्तार नहीं किया था, इसने कानून पर अधिक फोकस्ड किया था, कानून पे। क्योंकि जब ये शासन कर रहा था, बलबन जब शासन कर रहा था, तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन क्या हुआ बाद में जाके अवध में विद्रोह होने लगा, बाद में गंगा यमुना दोआब में विद्रोह होने लगा, बाद में दिल्ली में ही कुछ अलग इधर उधर के जगहों में विद्रोह होने लगा। कि सब बोलता था नहीं, बलबन ही बहुत ही मतलब कि वो निरंकुशवादी शासक है। हालांकि ये बलबन सच में निरंकुशवादी शासक ही है, लेकिन ये प्रजा के लिए निरंकुशता था। मतलब कि प्रजा को अच्छे से वो रखता था। जो जो दंड करता था, मतलब कि जो अपराध था, उसके लिए बहुत कड़ा दंड बलबन ने अपनाया हुआ था। हम आपको पहले ही बताए तो लौ और रग की नीति, काटो एकदम, लौ और रग की नीति का पालन किया था बलबन, अपनाया हुआ था। तो जो भी कड़ा दंड देता था बलबन उसको कड़ा दंड दे देता था, जो भी अपराध करता था, ठीक है। तो इसने कानून व्यवस्था पे ये एक निरंकुश शासक था। यहाँ पे देखिए, ये जो है निरंकुश शासक था। निरंकुश, ये कौन था, कैसा शासक था? ये निरंकुश शासक था। लेकिन निरंकुश होने के बावजूद बलबन ने बहुत अच्छा काम किया अपने प्रजा के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। बस बलबन के बारे में इतना ही जानने के लिए है, और अधिक जानना। तो बलबन जब काम कर रहा था, बलबन जब शासन कर रहा था, उसने शासन करते करते एक और पद को धारण किया।
एक और पद धारण किया। वो पद का क्या नाम था? नासिर, नासिर अमीर उल मोमीन। नासिर अमीर, नासिर अमीर उल मोमीन, नासिर अमीर उल मोमीन। ठीक है, ये पद भी धारण किया बलबन ने। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर का दायां हाथ। इसका क्या मतलब होता है? ईश्वर का दायां हाथ। आप देखिएगा कि बलबन जितना भी पद को धारण किया हुआ, जितना पद को उसने अपनाया है, उसमें अधिकतर में ईश्वर के बारे में बात किया गया। ईश्वर का छाया, ईश्वर का कृपा, ईश्वर का दायां हाथ, ईश्वर है इसके पास। इसका क्या मतलब है? ईश्वर का, इसका मतलब है नासिर अमीर उल मोमिन। इसका मतलब है ईश्वर का दायां हाथ। इसने अपने शासनकाल के बीच में ही पद को धारण किया था। जब ये लौह रथ की नीति अपनाने के बाद ये पूरा काम कर दिया था, सबको हड़का दिया था। हड़का दिया का मतलब कि जैसे कि हम आपको बताए थे कि दोआ में विद्रोह हो रहा था, अवध में विद्रोह हो रहा था, बंगाल में विद्रोह था। बंगाल में विद्रोह जब हुआ था तो उसने अपने बेटे को भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, तो ये सब जगह विद्रोह हो रहा था, तो ये विद्रोह सबको दबाया, अपना कुशलता से किया। तो उसके बाद उसने नासिर अमीर उल मोमिन का पद को धारण किया। उसके बाद देखते हैं कि इसका 86 ईस्वी में, 1286 ईस्वी में बलबन की डेथ हो जाती है। उसके बाद आता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। उसके बाद शासन करने के लिए आता है। उससे पहले एक और शासक रहता है, लेकिन वो 3-4 महीना शासन करता है। उसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि गुलाम वंश का अंतिम रूलर था, उसके बाद उसने भी 3-4 महीना काम किया। उसके बाद वो मर गया। तो ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का बलबन के बारे में बस इतना कुछ है जानने लायक। उससे ज़्यादा और कुछ आपको एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इतना काफ़ी है बलबन के बारे में। हम आपको बहुत कुछ बता दिए हैं। अगर आपने सही से नोट किया होगा तो मतलब कि 12-15 से कम ऑब्जेक्टिव नहीं बना होगा, लगभग 12-15 ऑब्जेक्टिव। अगर आप पेन और कॉपी में अगर लिखना स्टार्ट किए होंगे, 12-15 ऑब्जेक्टिव निश्चित बना होगा, जो कि आपको पार्ट टू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो जरूरी है ही, वहां पर तो जो पड़ेगा ही जरूरत। लेकिन बाद में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो मिड लेवल इंडिया से यहाँ से भी बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो बस बलबन के बारे में बस इतना ही। आ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा माजरा समझ, बलबन के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। बलबन का पहले भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। जल्दी जो है ना, जल्दी ही हम जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोदी तक जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, खत्म कर देंगे। वो 5-6 क्लास में खत्म कर देंगे, क्योंकि वो जानने के बाद ये जानना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद ये तुरंत ही समझ में आ जाएगा। अभी दिल्ली सल्तनत आप नहीं पढ़े होंगे तो ये थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है ना? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि यहाँ पे किस जगह पे आपको समझ में नहीं आया होगा। और ये वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका पीडीएफ का। 5 पेज के आसपास ये पूरा वीडियो का रिटर्न में पूरा लिखा हुआ है। आप वहां से देख के अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर वहां कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। हम आपको फिर से बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको समझ में आ गया ही होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नेक्स्ट क्लास होने वाला है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।